तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। 10 साल पहले वो दिसंबर का महीना था। 10 साल बाद ये दिसंबर की आखिरी तारीख थी। 10 साल पहले भी वो दिल्ली और दिल्ली की सड़कें थीं। 10 साल बाद भी वही दिल्ली और वही दिल्ली की सड़कें थीं। 10 साल पहले वो रात का वक्त था, 10 साल बाद भी रात का ही वक्त था। 10 साल पहले एक बस थी, यहाँ 10 साल बाद एक कार थी। 10 साल पहले वो बस भी दिल्ली की सड़कों पर कई किलोमीटर तक दौड़ रही थी। 10 साल बाद एक कार भी दिल्ली की सड़कों पर कई किलोमीटर तक भाग रही थी। बस फर्क इतना था कि 10 साल पहले उस बस में निर्भया की इज्जत लूटी जा रही थी और 10 साल बाद अंजलि एक कार के पहिए तले घसीटी जा रही थी। निर्भया और अंजलि, इन दोनों को मिलाकर मैं क्यों बात कर रहा हूं? अक्सर सुनता आया हूं और सोचता भी हूं कि जब कोई हादसा होता है तो उससे हमें सबक लेना चाहिए ताकि फिर ऐसी चीज़ ना हो। कोई क्राइम होता है तो पुलिस वाले भी फिर पुराने क्राइम को देखते हुए ये तय करते हैं कि आगे ऐसा कुछ ना हो। अब ऐसा नहीं है कि निर्भया आखिरी और पहला केस था अपने तरह का, या अंजलि का भी आखिरी और पहला केस हो, आगे भी होंगे। लेकिन सबक लेने से ये होता है कि बहुत सारी चीज़ों को रोका जा सकता है। अंजलि को लेकर तमाम बातें मैंने आपसे की, लेकिन आज मुझे लगा कि मैं निर्भया और अंजलि इन दोनों को मिलाकर आपको बताऊं, क्योंकि ऊपर वाले का भी खेल या तकदीर का सितम, क्या कहिए इसको, कि इन दोनों केस में कितनी सिमिलरिटी है एक दो चीज़ों को छोड़कर। और वो सारी चीज़ें सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकती। एक एक करके मैं वो आपको सामने रखता हूँ और फिर आपको एहसास होगा कि 10 साल पहले और 10 साल बाद बहुत कुछ बदला होगा, लेकिन दिल्ली नहीं बदली। एक से एक को इंसिडेंट देखिए आप। निर्भया भी एक लड़की थी, अंजलि भी एक लड़की है। निर्भया भी एक गरीब परिवार से थी, अंजलि भी एक गरीब परिवार से। निर्भया की भी शादी होनी थी बाद में, अंजलि की भी होनी थी, लेकिन सारे सपने, सारी उम्मीदें एक पल में कैसे टूटी और कैसे ये दोनों कहानियाँ एक दूसरे से मिलती हैं, वही आपके सामने रख रहा हूँ। 2012 16 दिसंबर की तारीख थी। 2022 का आखिरी दिन और फिर 2023 शुरू हुई 1 जनवरी की तारीख थी। 2012 जब निर्भया हुआ और 2023 1 जनवरी, 16 दिसंबर को संडे था जिस दिन निर्भया की मौत हुई। 1 जनवरी को जब अंजलि की मौत हुई तब भी संडे था, दोनों ही दिन इतवार। 2 घंटे तक निर्भया को दिल्ली की बस में कई किलोमीटर तक घुमाया गया और उसके साथ ज़बरदस्ती की गई। वो साउथ दिल्ली का इलाका था, मुनीरका से लेकर बाकी उसी इलाके में, नई दिल्ली के इलाके में भी बस घूमती रही। उस बस के अंदर 6 लोग थे, अंजलि की कार में 4 लोग थे। उस बस में निर्भया के साथ उसका एक दोस्त था, या अंजलि के साथ स्कूटर पर उसकी एक दोस्त थी, निधि। 2 घंटे तक निर्भया दिल्ली की सड़कों पर बस के अंदर बंद थी, बंधक थी और उसकी आबरू लूटी जा रही थी। 2 घंटे तक अंजलि एक कार के पहिए के नीचे घिसटती जा रही थी। टाइम भी देखिए आप, लगभग 2-2 घंटे। 2 घंटे बाद निर्भया के साथ दरिंदगी करने वाले जो 6 दरिंदे थे, जब उनकी हवस पूरी हो गई तब उन्हें लगा कि अब शायद वो पकड़े जाएंगे। इसके बाद उन्होंने निर्भया और उसके दोस्त को बिना कपड़ों के चलती बस से रात के अंधेरे में सड़क किनारे फेंक दिया और दोनों सड़क किनारे बिना कपड़ों के पथरीली सड़क पर पड़े रहे। ठंड का महीना था। 10 साल बाद अंजलि भी 2 घंटे तक एक कार के पहिए के नीचे फंसी रही। कार भागती रही और इस भागने के दौरान
इस घिसटने नुचने खुसटने के दौरान उसके जिस्म से न सिर्फ कपड़े बल्कि मांस तक अलग हो गए। और इसके बाद कार के पहिए से वो आज़ाद हुई और फिर एक सड़क किनारे वो भी पड़ी रही इसी ठंड में। पुलिस की नज़र पड़ी, बाद में अस्पताल ले गए। अब अस्पताल का आलम यह था कि जब निर्भया को सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया तो जब डॉक्टरों ने पहली बार देखा तो उनके मुंह से यही निकला कि अभी तक सांसें कैसे ले रही है। पूरा जिस्म सर से लेकर पैर तक, पेट से लेकर उसके प्राइवेट पार्ट्स तक खून से सने हुए थे। आंत तक बाहर आ रही थी। डॉक्टर हैरान थे कि निर्भया अब तक जिंदा कैसे है। इसके बाद खैर उसने अपना इलाज का मौका दिया, कम से कम अंजलि की तरह नहीं था। और डॉक्टर परेशान थे। देश दुआएं मांग रहा था कि निर्भया बच जाए, लेकिन जो लोग उसका इलाज कर रहे थे और जो उसकी उस सारे ज़ख्मों को देख चुके थे, पता है वो उस दिन क्या कह रहे थे कि ये ना बचे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर निर्भया बच गई तो वो फिर ताउम्र एक जिंदा लाश की तरह रहेगी। उसके शरीर के अंदर जो ज़ख्म दिए गए थे, उसके बाद बहुत सारी बीमारियों को वो जब तक जिंदा रहेगी झेलेगी। कभी माँ नहीं बन पाएगी, पता नहीं बाकी भी चीज़ें ज़ख्म भर पाएंगे कि नहीं। तो जो करीब से जानने वाले थे, जो उसका इलाज कर रहे थे, वो ये दुआ मांग रहे थे कि ये ना बचे तो बेहतर है, क्योंकि फिर पूरी ज़िंदगी उन ज़ख्मों को सह नहीं पाएगी और हर दिन तिल तिल कर मरेगी। और फिर वही हुआ। करीब 9 दिन के बाद निर्भया ने दम तोड़ दिया। तो निर्भया का पूरा जिस्म ज़ख्मी, जिस तरीके से उसके प्राइवेट पार्ट्स तक में दरिंदगी की गई थी, लोहे का रॉड डाला गया था, आंतें तक बाहर खींच ली गई थी और फिर चलती बस से फेंका गया। जगह जगह चोट के निशान थे, मारा पीटा गया। 10 साल के बाद जब आउटर दिल्ली के SGMH अस्पताल में अंजलि की लाश को ले जाया गया तो वहाँ भी डॉक्टरों के मुंह से यही निकला कि ये क्या उठा कर ले आया। लगभग 45 किलो की अंजलि जब अस्पताल पहुंची थी तब वो 15 किलो की बची थी, सिर्फ 15 किलो की। उसकी आप तस्वीरें देखेंगे तो चीखें निकल जाएंगी, शायद देख भी नहीं पाएंगे। कलेजा चाहिए उन तस्वीरों को देखने के लिए। जब मैंने उन तस्वीरों को देखा तो मैं बता नहीं सकता हूं कि क्या बीती है। मतलब वो तस्वीरें नज़रों के और दिमाग से ओझल नहीं हो रही। सोच से परे की चीज़ है कि एक इंसान को इस रूप में कोई कैसे देख सकता है। जिस्म पर मांस लगभग ना के बराबर, शरीर का हर अंग खुला हुआ, पसलियाँ, सीने, पैर, घुटने, सर, ब्रेन सब खुला हुआ। भेजा बाहर आ चुका है। पूरे पीठ से मांस गायब है, चेस्ट से मांस गायब है। शरीर के दोनों तरफ आगे और पीछे जिस तरीके के ज़ख्म उससे साफ है कि उस 2 घंटे के दौरान 12 किलोमीटर, बल्कि मुझे लगता है कम है। अगर उन ज़ख्मों को देखें तो ऐसा लगता है, और घंटों को देखें 2 घंटा, तो शायद ये 12 किलोमीटर नहीं। पुलिस ने भी अब इतनी सारी कहानियाँ झूठी बोली हैं, तो वो भी जब मौके पे ही नहीं थे तो क्या वो पता करेंगे कितना किलोमीटर। मुझे लगता है ये 12 से कहीं ज़्यादा, करीब 20, 25, 30 किलोमीटर तक घसीटी गई होगी अंजलि। जो डॉक्टर हैं उनसे भी जब वैसे ही पूछा अब द रिकॉर्ड, तो उनका भी कहना है कि पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते कि 10-12 किलोमीटर हो सकता है, ये 25, 30, 35 किलोमीटर तक भी घसीटी गई हो। वो इसकी वजह ये है कि जो ज़ख्मों के निशान हैं, जो जिस्म की हालत है, उसको देख कर उनका बताना था ये। तो सर से भेजा गायब है, पैरों से लेकर, पीठ से लेकर, सीने से लेकर हाथ, हर जगह से मांस गायब है, हड्डियां हैं। कुल मिलाकर जो अस्पताल के मुर्दा घर में अंजलि पहुंची तो 45 से 15 किलो की होकर वो असल में कंकाल था, अंजलि नहीं थी। इसके बाद जब पोस्टमार्टम और कानूनी कवायद के बाद अंजलि की बची खुची आधी अधूरी लाश को उसके घर वालों को सौंपा गया, तो घर वालों का ये कहना था अंतिम संस्कार के वक्त कि समझ में नहीं आ रहा था
कि किस चीज़ का अंतिम संस्कार करूं। अंतिम संस्कार करने के लिए पूरी लाश होनी चाहिए। यहाँ लाश के नाम पर कुछ किलो की बची हुई अंजलि थी। तो जख्म भी वैसे ही जैसे निर्भया के थे, बल्कि निर्भया से शायद ज़्यादा। और आप देखिए इत्तेफाक, जब 10 साल पहले उस बस में निर्भया के साथ हादसा हुआ और उस बस में जो 6 लोग सवार थे, 6 के 6 शराब के नशे में थे, उन्होंने शराब पी थी। 10 साल बाद जब अंजलि के साथ ये कुछ हुआ और कार के पहियों तले घसीटी गई, तो उस कार में सवार 4 के 4 लोगों ने शराब पी रखी थी, पहले से ही शराब पी थी। निर्भया की हाल जो लाश थी वो भी नग्न हालत में लगभग अस्पताल पहुंची। वो तो पीसीआर के लोगों ने चादर से ढककर, और अंजलि की लाश भी इसी तरीके से पहुंची। अजीब इत्तेफाक, चाहे दिन लीजिए संडे का, बस की जगह बस कार, और एक फ़र्क इतना कि निर्भया की अस्मत लूटी गई बस के अंदर, अंजलि की इज्जत नहीं लूटी गई, लेकिन कार तले उसे रौंदा गया, घसीटा गया, नोचा गया, खसोटा गया उन पहियों और पथरीली सड़कों पर। इस फ़र्क को छोड़ दें और एक बस और कार के फ़र्क को छोड़ दें तो बाकी सारे ज़ख्म, सारे दर्द, आहें, आंसू वैसी ही थी। यानी 10 साल के बाद दिल्ली में एक कहानी दोबारा दोहराई गई थी। अब ये आखिरी कहानी हो, दुआ तो यही हम सब करते हैं और हर बार करते हैं। जब निर्भया हुआ तो मुझे लगा कि शायद इसके बाद कोई ऐसी चीज़ ना देखने को मिले, ना ऐसी कहानी सुनने को मिले, लेकिन अफसोस वक्त वक्त पर होता रहा है। और मैं उनमें से हूँ, यहाँ पे खुशनसीब बोलना गलत है, उन बदनसीबों में से हूँ जिन्होंने इन दोनों हादसों और वाक़यों को देखा, चाहे वो निर्भया हो या फिर अंजलि हो। फ़र्क करना मुश्किल है मेरे लिए कि कौन ज़्यादा तड़प कर मरी, कौन ज़्यादा सुकून से मरी, क्योंकि अगर ज़ख्मों को गिने तो अंदाज़ा होगा कि इन 2 घंटों में कार के पहिए के नीचे अंजलि कितनी बार चीखी और तड़पी होगी। और उन्हीं ज़ख्मों को याद करें तो अंदाज़ा होगा कि 10 साल पहले उस बस में, उस सफ़ेद बस में, वाइट बस में, जब निर्भया के साथ ज़बरदस्ती हो रही थी, शराब के नशे में हैवान बनकर लोग उसके प्राइवेट पार्ट्स में रॉड डाल रहे थे, तब वो कितनी चीखी होगी, तड़पी होगी, चिल्लाई होगी, मदद मांगी होगी, हाथ जोड़ी होगी। लेकिन बदला कुछ नहीं। दिल्ली की सड़कों पर 10 साल के बाद भी अगर लोग बेखौफ यूं किसी को अपने पहिए तले रौंदते रहें, और 10 साल पहले कुछ लोग बस में शराब पीकर एक लड़की को उसी बस में बंधक बनाकर उसके आबरू लूटते रहें, और दिल्ली की सड़कों पर घूमते रहें जहां दिल्ली पुलिस सड़कों पर मुस्तैद हो, तो न उन निर्भया के गुनहगारों के मन में कोई खौफ था पुलिस या कानून के लिए, न 10 साल बाद अंजलि के इन गुनहगारों को कोई खौफ था जो कार में सवार थे। हादसा लगभग वही, जगह और नाम और तरीका बदला हुआ था। तो सोचा नहीं था कि निर्भया जैसी इतनी अफसोसनाक, इतनी दहला देने वाली कहानी को कभी किसी और कहानी के साथ रिलेट करके आप तक उस वाक़ये को बताऊंगा। लेकिन अफसोस ऐसा करना पड़ा, सिर्फ ये बताने के लिए कि वक्त बदला, साल बदले, चीज़ें नहीं बदल रही। और जब तक कानून और पुलिस का खौफ सड़कों पर या पुलिस की मौजूदगी से नहीं, मुजरिमों के दिलों में नहीं होगी, जब उन्हें एहसास नहीं होगा कि मैं कोई भी जुर्म करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, बच नहीं पाऊंगा, तब तक ऐसी चीज़ों को रोकना मुझे लगता है कि लगभग नामुमकिन है। जिस दिन पुलिस और कानून का खौफ, अदालतों का खौफ और ये कि वक्त से पहले सज़ा मिलेगी, ये सारे खौफ दिल में आ जाएं तो शायद मुजरिम डरेंगे। बहुत सारे देशों में यही होता है, वहाँ पुलिस सड़क पर प्रेजेंस नहीं उनकी, लेकिन लोगों के अंदर खौफ होता है कि मगर मैंने जुर्म किया और पकड़ा गया तो बचूंगा नहीं, अदालत से सज़ा मिलेगी तो ये भी नहीं कि 10-15 साल जी लूँगा, फटाफट हाथों हाथ इंसाफ होगा, मुकदमे की सुनवाई होगी, साल भर के अंदर फैसला होगा, साल सवा साल के अंदर या तो
फांसी दे दी जाएगी या शूट कर दिया जाएगा या संसार कर दिया जाएगा, तो ये खौफ होता है। हमारे देश में ये खौफ शायद मुजरिमों के दिमाग में नहीं है, न दिल में है। उन्हें लगता है जुर्म करके आराम से बरसों वो मुकदमा लड़ेंगे, जेल में रहेंगे, जेल में ऐश की ज़िंदगी काटेंगे। तो इसीलिए इस तरह के जुर्म होते रहेंगे। इसी कहानी को लेकर कई लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे भी थे। उसमें से एक बहुत सारे लोगों के थे। दो चीज़ें अंजलि के साथ जो जुड़ी हुई थी वो आज आपके सामने वो भी रखना चाहता हूँ। एक ये कि उस कार में सवार 4 लोग, जिनमें से बाद में पता चला कि दीपक उस कार में सवार नहीं था, लेकिन वो चूँकि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था तो फिर वो पुलिस को झूठ बोलता और कहता कार में ड्राइव कर रहा था। तो एक जो कॉमन सवाल आया वो ये था कि अगर इन 5 में से एक भी पुलिस को ये कहे कि कार अमित चला रहा था, उसने टक्कर मारी, लड़की उसके एक्सीडेंट की वजह से घिसटती गई, मर गई, हम बचाना चाहते थे अंजलि को, तो क्या वो बच जाएगा? बिल्कुल ये कहानी सुनाया जा सकता है। उनमें से कोई भी एक कह सकता है कि मैं तो बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, कार अमित चला रहा था, टक्कर उसने मारी, पहिए के नीचे वो आई, मैंने उससे कहा भी गाड़ी रोक दे, उसको बचा लेते हैं, पहिए से हटा देते हैं, लेकिन उसने नहीं मानी, तो क्या वो बच जाएगा? बिल्कुल बच जाता। अगर अमित ने उस रात उसकी बात ना मानी होती और वो कह रहा होता कि इसको कार रोको, उसकी मदद करते हैं, अगर ज़ख्मी अस्पताल पहुंचाते हैं, अभी ज़िंदा है, और उस वक्त ये सारी चीज़ें करता, तब तो वो फिर बचने के लायक था, हमदर्दी होनी चाहिए। लेकिन अब इस कहानी को कहने का कोई तुक इसलिए नहीं है कि अगर उस रात उसने नहीं कहा, चलिए ठीक है, अमित ने धमकी दी, ये भी मान लीजिए, उसने कहा कि तू बीच में आएगा तो तुझे भी मारेंगे या तुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन इसके बाद जब वो रात को अलग अलग अपने अपने घर पहुँचे, तो जिसके अंदर ये इंसानियत जागी 1% को कि हमें बचाना है, तो उसका फ़र्ज़ था कि वो फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करता और कहता कि देखिए मैं कार में था, हम 5 लोग थे, जो मेरा दोस्त ड्राइवर है उसने एक एक्सीडेंट किया, मैंने उससे कहा कार रोको, उसकी मदद करो, बट उसने मुझे धमकी दी, धमकाया, तो मैं चुप हो गया, मैंने कुछ बोला नहीं। लेकिन अब मैं अकेला फ़ौरन अलग हुआ हूँ और मैं इसलिए आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। अगर उसी दिन कार से और अपने दोस्तों से अलग होने के बाद ये कॉल कर देता तो फिर उसके साथ कानून भी हमदर्दी बरतता। लेकिन अब कहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक वो पकड़ा नहीं गया तब तक उसने कुछ कहा नहीं, न पुलिस को कॉल किया। तो इसलिए सवाल का जवाब यही है कि अगर आप कोई कहता है ऐसा, तो फिर उसके साथ कोई रियायत और मुरब्बत और हमदर्दी नहीं होगी, क्योंकि अगर करना था तो उसी वक्त करना था। दूसरा, इस पूरी कहानी में तमाम हैवानियत के साथ एक और चीज़ छुपी है। अब उसको नेगेटिव लीजिए या कैसे लीजिए मुझे नहीं मालूम, लेकिन अच्छे काम के लिए लेता तो शायद तारीफ़ ही करते हम लोग। उस रात कार में 4 लोग सवार थे, अमित गाड़ी चला रहा था, लेकिन चारों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस अमित के कज़न दीपक के पास। दीपक को उन्होंने कहा और दीपक तैयार हो गया, जबकि ये देखिए कि वो घर में है, सो रहा है, उसका इस एक्सीडेंट से, उसका इस जुर्म से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसके बावजूद वो अपने कज़न की मदद करने को तैयार हो जाता है कि चल, जुर्म तूने किया, इल्ज़ाम मैं अपने सर लेता हूँ कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ। इससे ये भी पता चलता है कि थोड़ी बहुत दोस्ती और इंसानियत बची हुई है कि दूसरे का गुनाह वो अपने सर ले रहा था। हालांकि यहाँ पे इस दोस्ती और इंसानियत में भी दगा है। वो ये कि एक तरफ दीपक कह रहा है कि चल तेरे जुर्म को मैं अपने सर पे लेता हूँ, मैं इल्ज़ाम लेता हूँ, और दूसरी तरफ वही कज़न उससे ये झूठ बोल रहा है कि एक मामूली एक्सीडेंट है, क्योंकि उसने दीपक को पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। उसने नहीं बताई थी कि उसके कार से एक लड़की टकराई और फिर कार के पहियों में कई किलोमीटर तक घसीटी गई और उसके बाद वो बची भी नहीं। तो उसने ये आधा सच कहा, आधा झूठ। लेकिन एक पहलू ये भी था, अब ये भी पता चला है कि जो निधि है उसके, मैं शुरू से ही कह रहा हूँ, उसको लेके बहुत सारी चीज़ों की पुलिस तफ्तीश कर रही है। अब पता चला कि ये जो निधि आकर बयान दे रही है और जिस तरीके के बयान दे रही है और ये कह रही है कि उस रात असल में सारी गलती अंजलि की थी, मैं तो पाक साफ थी, मैंने ड्रिंक भी नहीं की, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं, दोस्त नहीं, उसी ने नशे में गाड़ी चलाई, मैं उसको मना कर रही थी और फिर डर के मारे मैं उसको मरता हुआ छोड़कर भाग गई। 2 दिन तक खामोश रही, फिर पुलिस ढूंढती हुई आई, तब मैंने सब सच बताया। तो ये सारी बातें निधि की बात के बाद निधि पे बहुत सारे सवाल उठे। अब एक नया खुलासा हुआ है कि आगरा में निधि के खिलाफ
गांजा रखने का एक मामला दर्ज हुआ, उसमें वो पकड़ी गई और फिलहाल वो बेल पर यानी ज़मानत पर है। तो निधि का क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है और वो भी ड्रग्स से रिलेटेड। तो ड्रग्स के मामले में वो पकड़ी गई थी। आगरा में ये केस, ये मुकदमा दर्ज है और फिलहाल वो ज़मानत पर है। अब ऐसी निधि के बयान पर कौन कितना भरोसा करेगा आगे चलकर, ये जब मामला कोर्ट में जाएगा और दिल्ली पुलिस की जब चार्जशीट दाखिल होगी और उसमें निधि को किस तरीके से दिल्ली पुलिस पेश करती है, क्योंकि निधि एक वो है जो एक तरफ गुनहगार है, ज़मानती ज़िंदगी जी रही है, और दूसरी तरफ एक केस की इकलौती चश्मदीद है। तो ये क्या होगा कोर्ट में, ये आगे पता चलेगा। बहुत सारे लोगों के असल में मेल आए थे और 16 दिसंबर और 1 जनवरी बल्कि 31 दिसंबर कि दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटी और उसको लेकर, इसीलिए मुझे लगा कि आज बाकी कहानी नहीं, एक क्राइम रिपोर्टर के तौर पर मैंने जो दोनों चीज़ें देखी, महसूस की, ख़ुद को महसूस किया दिल से, वो आप तक रखूँ। और एक चीज़ और मैं चलते चलते ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब निर्भया हादसा हुआ और जब मैं उस दौरान लगातार नॉन स्टॉप 15 दिन तक निर्भया केस पे था, वारदात स्पेशल शोज़ लिख रहा था, स्क्रिप्ट, तो जब भी लिखता था तो मेरे हाथ कांपते थे, क्योंकि निर्भया की हालत मैंने आंखों से देखी थी सफदरजंग के आईसीयू में। और मैंने पहले ही बताया कि जो डॉक्टर इलाज कर रहे थे वो मेरे दोस्त, तो और भी गहराई में चीज़ें बताते थे, तो उसका दिमाग पे बड़ा असर रहता था। और जब मैं दफ्तर आकर स्क्रिप्ट लिखता था तो हाथ एक तरह से कांपते थे, आंखें नम हो जाती थी। मुझे लगा था कि ऐसा मेरे रिपोर्टिंग के करियर में वो पहला केस था और शायद आखिरी होता। लेकिन 10 साल बाद जब अंजलि का केस हुआ और फिर उसके ज़ख्मों के बारे में सारे हिसाब किताब सामने आए, तो यकीन मानिए दूसरी बार ऐसा हुआ कि लिखते हुए हाथ भी कांपे, आंखें नम भी हुई। तो कई बार हम सोचते हैं कि ये शायद आखिरी हो, इसके बाद ऐसा ना हो, पर ऐसा होता नहीं है। और क्राइम की दुनिया में हमेशा कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो एक इंसान होने के नाते अंदर से झकझोर कर रख देती हैं, अंदर से हिला कर रख देती हैं। कैसा भी होता है, काश ऐसी चीज़ें ना हो, सब प्यार मोहब्बत से रहें, और कम से कम जो जान हम किसी को लौटा नहीं सकते वो जान लेने का हक़ नहीं है, ये सोच है, तो बहुत सारे फ़र्क हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जो किसी की जान लेता है फिर वो इंसान उसी पल से ख़त्म हो जाता है, वो इंसान मेरी नज़र में होता ही नहीं है। जान लेना एक इंसान का काम नहीं हो सकता, जान लेना इतना आसान भी नहीं होता। तो जो लेता है इसका मतलब है कि पर वो हम इंसानों की बरादरी से थोड़ा अलग है। अब आते हैं वही अपने सिलसिले पर। आज राज कुमावत जी का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे राज साहब। इसके अलावा अजय कुमार भाटी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अजय। और ये वंदना कुमारी जी के पति हैं। साथ ही अरिका घिमिरे, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अरिका। और ये पोखरन नेपाल से हैं। सारिका गीता जी और बिशोराज जी, इन्होंने भेजा है। इसके अलावा अमन शर्मा, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अमन। और ये दिव्या आज़ाद ने भेजा है। साथ ही धर्मेंद्र जाट, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे धर्मेंद्र। और विधि गुप्ता ने भेजा है। इसके अलावा राहिला बेगम का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे राहिला जी। और शारिक ने भेजा है, उनकी मम्मी है और ये महोबा से है। इसके अलावा हरिओम पांडे का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे हरिओम जी। साथ ही मोहम्मद उमर मुर्तज़ा का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मुर्तज़ा। इसके अलावा आदर्श दुबे, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आदर्श। और मनोज कुमार दुबे जी के बेटे हैं ये। मुस्कान खन्ना का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मुस्कान। और अनीश गुप्ता ने भेजा है। इसके अलावा नाहिद फ़ातिमा, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे नाहिद फ़ातिमा जी। और ये वसीम रज़ा ख़ान ने भेजा है सऊदी अरब से। चाहत का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे चाहत। और साहिल ने भेजा है ये। इसके अलावा आयुष, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे आयुष। प्रवीण ने भेजा है। इसके अलावा मोहसिन अजहर, इनका 6 को था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे मोहसिन। साथ ही आज अफशां हाशमी उर्फ हनी और मोहम्मद हाशमी, इन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी असल में कल थी 6 को। और हाशमी साहब ये भेजना भूल गए। अब उसके चक्कर में ये जो अफशां हैं वो नाराज़ हो गई। और मोहम्मद हाशमी जो हैं इस वक्त मुंबई में रहते हैं, लेकिन वहाँ से दूर हैं, काम के सिलसिले में 10 को लौटेंगे। तो उन्होंने कहा कि आपने विश नहीं किया, तो बीवी से लड़ाई भी हो गई।
तो अवश्य यही कहूँगा कि कभी कभी होता है, और इतने अच्छे मौके पर आप लोग ना लड़ें, और हमेशा आप दोनों खुश रहें, अच्छे रहें, ये मेरी दुआ है। साथ ही मंजेश चौरसिया, इनका ये सवाल है कि आप कहानी पहले रिकॉर्ड करते हैं पहले या टीज़र पहले देते हैं। अच्छा सवाल है ये। कई बार कहानी पहले रिकॉर्ड, टीज़र बाद में, कई बार टीज़र पहले कहानी बाद में। लेकिन अगर आप ज़्यादा देखें पहले कौन, तो मुझे लगता है कि पहले टीज़र देता हूँ, कहानी उसके बाद ही करता हूँ। इसके अलावा दीपक बोरा हैं, और हमेशा अच्छे रहें आप, और ऊपर वाला आपको हमेशा अच्छे रखे दीपक। इसके अलावा लवीना करेलिया, थैंक यू सो मच आपकी इस मेल के लिए लवीना। और सुरेश कुमार राणा जी हैं, ये नेपाल से कहानी की फरमाइश की है, तो ज़रूर पूरी होगी। फ़िलहाल कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।